हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ होलो एंजाइम। होलो एंजाइम आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में डिस्कस किया गया है एंजाइम वाले पोर्शन में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर लोग जिसमें कंफ्यूज होते हैं कि होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग यही सारे जो डाउट्स हैं इनको क्लियर करने जा रहे हैं कि होलो एंजाइम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो अगर हम लोग होलो एंजाइम की बात करें तो एंजाइम के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एंजाइम्स कैसे होते हैं, वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक, कुछ एंजाइम्स आपने ऐसे भी पढ़े होंगे जो कि आरएनए के बने होते हैं, राइबोजाइम जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इनके अलावा एक और कैटेगरी है यहाँ पे। एक्चुअल में जो होलो एंजाइम होते हैं वो होते तो नॉर्मल एंजाइम है, इसमें प्रोटीन होता है, लेकिन इस प्रोटीन की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसमें एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी ऐड होता है। ठीक, क्या बताया मैंने कि होलो एंजाइम्स जनरली जो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जुड़ा होता है, और उस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट का काम होता है कि ये उस प्रोटीन पार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, उसके काम करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। और अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट आप मेन एंजाइम से यानी मेन प्रोटीन से हटा दें तो वहां पर हमारा एंजाइम इनएक्टिव भी हो सकता है। ठीक, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें कि व्हाट आर होलो एंजाइम, तो होलो एंजाइम कुछ नहीं है। होलो एंजाइम बेसिकली एक एपो एंजाइम इसमें होता है और दूसरा होता है कोफैक्टर। ठीक, तो अभी जो मैंने बोला ना कि मेन होता है इसमें एपो एंजाइम, यही प्रोटीन इसका पार्ट है। अभी बताया था आपको कि होलो एंजाइम में मेन प्रोटीन होती है और इसके साथ में एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। तो जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि एपो एंजाइम इज द प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। तो जो दूसरा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक, और होलो एंजाइम में ये जो एपो एंजाइम है यही मेन पार्ट होता है। कोफैक्टर केवल इसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कोफैक्टर को हम हटा देंगे तो ये एपो एंजाइम या ये पूरा होलो एंजाइम ये क्या होगा, ये इनएक्टिव भी हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है, रोल है इस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट का, तभी तो ये एक अलग कैटेगरी बन गई होलो एंजाइम। ठीक, तो यहां से ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि होलो एंजाइम में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है विच इज नोन एज एपो एंजाइम एंड द अदर वन इज नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट विच इज नोन एज कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर कितनी तरह के होते हैं, तो कोफैक्टर की बात करें अगर हम बेटा, तो यहां पर हमने तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है यहां पर कोएंजाइम, और तीसरा होता है मेटल आयन। ठीक, तो तीन कैटेगरी हैं, यानी ये जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है ये हमारे पास तीन तरह से हो सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में हो सकता है, कोएंजाइम के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये मेटल आयन के फॉर्म में हो सकता है। अब ये तीन क्या है, इनके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप की सबसे पहले बात करें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये नॉन प्रोटीनेशियस, क्योंकि अभी आपने को फैक्टर की डेफिनेशन में लिख दिया कि ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन नॉन प्रोटीनेशियस होगा। और इसकी खास बात क्या है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो अपने एपो एंजाइम से यानी अपने प्रोटीनेशियस पार्ट से बहुत ही टाइटली बाउंड होता है। और क्योंकि ये टाइटली बाउंड होता है, इसी वजह से ये जो बॉन्डिंग होती है ये परमानेंटली होती है। यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर दोज cofactor which bind their apoenzyme tightly and permanently। ठीक, तो ये जो मतलब जो होलो एंजाइम है वो आपकी बॉडी में किसी टाइम पर फंक्शनल है या नहीं, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। ये जो ग्रुप्स होंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये उसके साथ हमेशा अटैच रहेंगे। ठीक,
तो यही लिखा हुआ है टाइटली एंड परमानेंटली बाइंड विद एपो एंजाइम। सिर्फ इतना सा इसमें पढ़ना है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये अपने एपो एंजाइम से टाइटली और परमानेंटली बाइंड होते हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी से लिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हीम पार्ट जो होता है, हीम ग्रुप इन कैटेलेज एंड परऑक्सीडेज एंजाइम। तो परऑक्सीडेज एंजाइम में जो हीम पार्ट होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करें जो हमारा दूसरा पार्ट है, दैट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम की बात करें तो बेटा ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन ये लूजली बाइंड होते हैं। जैसे अभी हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप में कहा कि वो टाइटली बाउंड होते हैं, और टाइटली होते हैं इसीलिए वो परमानेंट होते हैं। ये लूजली बाइंड होते हैं, और लूजली होते हैं इसीलिए टेम्परेरी, यानी जब एंजाइम का फंक्शन होता है तब तो ये आके अपने एपो एंजाइम से बाइंड करते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद ये बॉन्डिंग टूट जाती है। ठीक, तो कोएंजाइम्स आर द कोफैक्टर which loosely and temporarily bind to apoenzyme। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विटामिन। ज्यादातर विटामिन इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो ये विटामिन जब हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू हम खाना खाते हैं, विटामिन जाते हैं, तब जाके ये किसी एंजाइम यानी किसी एपो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और फिर वो एंजाइम अपना फंक्शन करता होगा। इसीलिए बोला जाता है कि विटामिन हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये विटामिन्स नहीं लेंगे तो इनका जो एपो एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर है वो फंक्शनल नहीं हो पाएगा, और उससे रिलेटेड जो प्रोसेस होगी वो भी रुक जाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक, तो कोएंजाइम समझ में आ गया। अब लास्ट हम लोग आते हैं जो हमारे पास तीसरा कोफैक्टर था, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज मेटल आयन। अब यहाँ पे आयन की अगर बात हमने कर दी है तो आयन तो वैसे भी क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसा होता है, ये लूजली अटैच्ड होता है। फिर वही बात, लूजली होगा तो टेम्परेरी अटैच होगा। लूजली अटैच होता है अपने एपो एंजाइम से, और इसका भी वही काम होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, उसको एक्टिव बनाता है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, आपकी बुक में भी दे रखा है। Zn+2 यानी जिंक आयन जो है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में एज अ मेटल आयन एक्ट करता है। और कार्बोनिक एनहाइड्राइड जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो तो फास्टेस्ट एंजाइम में आता है एनिमल्स में। तो ये एंजाइम Zn+2 की वजह से ही इस कैटेगरी में आया है। ठीक, तो ये मेटल आयन हो गया। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कोफैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है। इन्हीं सब से हमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि तीनों के लास्ट में एंजाइम लगा है, बट इसमें बहुत डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी शॉर्ट टॉपिक के साथ अपना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।